टॉपिक नया ग्रेविटेशन है। अच्छा सा टॉपिक है, आसान सा है, लेकिन काफी यूजफुल टॉपिक है, डेली लाइफ से रिलेटेड भी है। और इस टॉपिक का एक एडवांटेज ये है कि आपको ये क्लास 12 के पहले चैप्टर समझने में 50% हेल्प करेगी, क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन होगा, वर्किंग होगा, वो बिल्कुल ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह बिहेव करता है। हाँ, फर्क ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होगा, ये सिर्फ अट्रैक्टिव होगा, कोई बात नहीं। वहां पे चार्ज होगा, यहाँ पे उसका मास होगा, और लगभग फॉर्मूला, एक्सप्रेशन, ग्राफ सिमिलर चलता है। तो इतनी पूरी कहानी, जो काम हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट होगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बेसिक सा बात है कि देखा ये गया, ऑब्जर्वेशन ये था कि ब्रह्मांड में, हमारी यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी हैं, जिनके पास थोड़ा सा मास ही क्यों ना हो, इवन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की भी बात कर ले हम, जिसके पास थोड़ा सा ही मास क्यों ना हो, वो दो बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होती है। यूनिवर्स में हर दो बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, देखा ये गया। और इस फोर्स का नाम रखा गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर एक फोर्स के साथ खींचती है, और इस फोर्स का नाम क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स होगा कितना, इसके बारे में न्यूटन साहब बताए कि ये जो फोर्स है ना, मास पे डिपेंड करेगा, और ये जो फोर्स होगा डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। आई बात समझ में? और इस फोर्स का फॉर्मूला वैसे तो ये Gm1m2/r² है ना। आपके पास डायमेंशन में एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, बस आपको ये पता चल जाए कि वो फैक्टर किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, करके आइएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द पार्टिकल। तो m आप दे दें तो m का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप फॉर्मूला डिराइव करोगे ना, तो अगर आप m ले रहे हो ना, तो m का स्क्वायर आ जाएगा फॉर्मूले में, देखना। एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, किस रेट में नहीं पता, इनवर्सली डिपेंड कर रही है कि बढ़ने से बढ़ रही है कि घटने से। अब बस ये फर्क तो आ रहा है ना भाई, हैवी मास होगा फोर्स लगेगा नहीं, और मान लो अगर उसी में से किसी एक का मास कम कर दिए तो फोर्स में चेंज आएगी। तो फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने प्रोपोर्शनल रख दिया। उसके बाद डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, बढ़ा दिए डिस्टेंस में चेंज, फोर्स में चेंज आया, घटा दिए डिस्टेंस, फोर्स में चेंज आया। बस हमें ये समझ में आया कि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, इसको आप कोरिलेट कर लीजिएगा तो एक आपका फॉर्मूला आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। वैसे यहां से भी आप समझ सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, ये तो ऐसे होमवर्क दिया है डायमेंशन में, आप इसको डायमेंशन का यूज करके इसे आप सॉल्व करके देखिएगा क्या ये फॉर्मूला आता है। F इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट आएगा, m पे पावर 2 और r पे पावर 2, ऐसा कुछ आएगा, करके देखिएगा तो क्या ये फॉर्मूला आता है डायमेंशनली, एक बार चेक करिएगा। ठीक, आइए इस पे बात करें, ये नहीं समझना है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया सर कि इनके बीच जो फोर्स लगेंगे ना अट्रैक्टिव नेचर के, इनका जितना ज्यादा मास था फोर्स उतना ही ज्यादा था। मास जैसे अभी मास मान लीजिए कितना है इसका, मान लीजिए इसका मास था, इसका मास मान लीजिए m1 का वैल्यू 3 kg था, समझना, और m2 का वैल्यू 2 kg था। अभी मास का प्रोडक्ट कितना है 6, तो मान लीजिए अभी फोर्स 10 न्यूटन लग रहा था, मान लेते हैं। अब हुआ क्या, अगर मान लीजिए m1 का वैल्यू मान लीजिए 4 kg हो गया कुछ हो, और m2 का वैल्यू मान लो 5 kg हो गया कुछ हो, अभी मास कितना है? अच्छा, ऐसा करते हैं, मल्टीपल रहने देते हैं 6 का, थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, चलो कितना है 24। अब देखो मास का प्रोडक्ट कितना टाइम्स बढ़ा है, 4 टाइम्स बढ़ा है। मास का प्रोडक्ट 4 टाइम्स बढ़ा है ना, तो फोर्स पहले कितना था 10 न्यूटन, अब फोर्स आपको 40 न्यूटन दिखेगा, ये देखा गया। तो मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, इंडिविजुअल मास के नहीं, प्रोडक्ट के डायरेक्ट। और देखो अगर इंडिविजुअल मास को भी चेंज करोगे तो हमें लगता है जैसे अगर मान लो इसको आप 3 kg, ये 2 kg है ना, इसको आप मान लो 6 kg कर देते और इसको 2 ही kg कर देते, समझो, तो 3 2 जा 6y, यानी कि मास का प्रोडक्ट कितना बड़ा है। एक ही बात, आपको इंडिविजुअल मास भी आप
कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन आप ओवरऑल प्रोडक्ट देखिए ना, हमेशा प्रोडक्ट देखिए, थोड़ा कम सोचना पड़ेगा। तो मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये हुआ कि मास बढ़ेगा तो फोर्स बिटवीन देम बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा। किस रेट में? प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोडक्ट अगर 2 गुना हो जाएगा तो फोर्स भी उनके बीच लगने वाले 2 गुने हो जाएंगे। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात ये देखी गई कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अभी मान लीजिए 2 बटी था, इसके बीच का डिस्टेंस था मान लो 10 मीटर, इसके बीच फोर्स लग रहे थे मान लो 100 न्यूटन। ठीक है, अब डिस्टेंस कर दिया गया बढ़ा के 20 मीटर कर दिया गया, डिस्टेंस 20 मीटर कर दिया, तो डिस्टेंस कितना बढ़ा सर? डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है 2 टाइम्स। तो ये कहता है कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि फोर्स घटेगा, फोर्स बिटवीन देम डिक्रीज करेगी। कितनी करेगी? डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस जितना बढ़ेगा ना उसके स्क्वायर टाइम्स में फोर्स घट जाएगा। तो पहले फोर्स 100 था, अब कितना घट जाएगा? फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस ट्वाइस हुआ है ना, तो ट्वाइस का स्क्वायर कितना होता है? 4 टाइम्स फोर्स घट जाएगा आपका। आई बात समझ में? हाँ, अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो सॉरी घट गई तो, जैसे 5 से 10 से 5 हो गया तो क्या हुआ है? 2 टाइम्स हाफ हुआ है ना, तो हाफ का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 1/4। तो फोर्स क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अभी 100 था तो 400 हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इनवर्सली का मतलब यही हुआ कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। किस टाइम्स में? स्क्वायर टाइम्स में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। जब इन दोनों को मिक्स किए तो हमें एक फॉर्मूला मिला GM, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, और फिजिक्स में जहां जहां प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव होती है, हटती है, बदले में हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया गया कैपिटल G। ठीक है, हमारी जिंदगी में 2 G आएंगे, एक सीनियर G आएगा एक और एक जूनियर G आएगा। सीनियर G हमारे लिए होंगे कौन सा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों का वैल्यू, रिजल्ट्स या चीजें दोनों अलग अलग है। ये कांस्टेंट है, जहां पे जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी देखेंगे, डायमेंशन में पूछा जाता है। इसका वैल्यू आपको याद रखना है, तो बहुत ज्यादा देखो, इसे यूनिवर्सल आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कह सकते थे, आप इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कह सकते थे, परंतु ये यूनिवर्सल टर्म लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारे कांस्टेंट आएंगे, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जिनका वैल्यू कभी नहीं और कहीं नहीं बदलता है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में। और बहुत सारे ऐसे वैल्यू होते हैं, जैसे मान लो रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होती है लेकिन फिर वो बदलता है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन कितनों गर्मी आएगी, तूफान आएगी, आंधी बरसात, धरती पलट जाए, चांद पे चले जाए, मून पे चले जाए, लेकिन जी का वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा, यूनिवर्स में कहीं भी नहीं बदलेगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल वर्ड जोड़ दिया गया, यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्लियर? आइए इस फोर्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके बढ़िया बढ़िया बनेगा, उसको समझते हैं। सबसे पहली बात कि इट इज सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स होता है। फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा ही ना, तो फोर्स होगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा बाबू? देखो, फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसकी डायरेक्शन जो होगी ना, हमेशा याद रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इन दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग ही होगा, या तो इधर या तो इधर, इन दोनों, ऐसा नहीं कि फोर्स का डायरेक्शन इन दोनों मिलाने वाले लाइन के दूसरी तरफ चला जाए, कभी नहीं। जब भी होगा इन दोनों पार्टिकल या बॉडी को मिलाने वाले लाइन के अलोंग ही एक्ट करेगा फोर्स। क्लियर? चलिए, सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब होता है? बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि अच्छा सेंट्रल फोर्स का मतलब सर ये हुआ, कोई बताओ, कोई बताओ तुम जो सेंट्रल फोर्स का, सेंटर टू सेंटर वाला फोर्स। बिल्कुल, आप ये सोच रहे हैं कि सर इसके सेंटर से आप इसके सेंटर पे मिलाए, डिस्टेंस तो आप सेंटर टू सेंटर लेते हैं, सही बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स में जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो सेंटर टू सेंटर होगा, याद रखिएगा। बोलोगे सर सेंटर टू सेंटर किसका? जिसका सेंटर हो, सेंटर हो सर हमारा सेंटर या हाँ वही बात नहीं, ना ज्योमेट्रिकल सेंटर ना सेंटर ऑफ मास, ओवरऑल आप ज्योमेट्रिकल सेंटर कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मास वाला कोई डिस्टेंस नहीं, बात करेंगे इस पे। तो फिलहाल सेंटर टू सेंटर इस पॉइंट पे आएंगे तो बात करेंगे। सेंटर टू सेंटर वाला डिस्टेंस लेना चाहिए, जिसका सेंटर नहीं पता उसका सेंटर कैसे पता करेंगे ये देखेंगे।
तो इन दोनों को लाइन मिला दिए, सेंटर से सेंटर ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग फोर्स होता है, इसलिए आपने इसे सेंटर कहा है ना। बिल्कुल यही होता है कि सेंटर टू सेंटर लगने वाला फोर्स नहीं होता है, जैसे ये फोर्स इसके सेंटर पे लगाएगा, ये इसके फोर्स इसके सेंटर पे लगाएगा, नहीं। सेंटर फोर्स का वही मतलब हुआ कि इन दोनों को मिलाने वाले, सेंटर टू सेंटर मिलाने वाला जो लाइन हुआ, अगर कोई भी फोर्स उसी लाइन के अलॉन्ग एक्ट करता है, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग एक्ट करेगा, उस फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहेंगे। और कंजर्वेटिव फोर्स तो ये है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, ये हम लोग बात कर चुके हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में। कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं सर? जो वर्क डन बाय दिस फोर्स अगर पाथ इंडिपेंडेंट होगा, जैसे ये ब्लॉक यहां पे है ना, यहां से ब्लॉक को यहां पे लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। ये मान लो ये पाथ, मान लो इस ब्लॉक को यहां से यहां तक लाया गया, कुछ वर्क डन किया गया होगा, ऐसे लाया गया वर्क डन किया गया होगा, ऐसे लाया गया वर्क डन किया गया होगा। अगर हर रास्ते में जो वर्क डन करना पड़े सेम हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और बिल्कुल होता है क्योंकि वर्क डन ना डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो आप इस रास्ते का भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा, इस रास्ते का भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा, इस रास्ते का भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव हो गया तुम्हारा, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कैसे पाथ इंडिपेंडेंट है इसका मतलब समझ पाए? गुड। इसके बाद क्या, ये तो समझ पाए कि आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स मात्र एक इकलौता ऐसा फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, नहीं, इसका नेचर और हमारी मम्मी लोगों का नेचर सेम होता है। कितना भी लड़का नालायक क्यों ना हो, छोड़ तो नहीं देंगे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें, खास करके पापा तो मान लो घर से निकाल भी दे, मम्मी नहीं निकालती है। तो धरती माता शायद इसलिए इसे कहा जाता है नहीं, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। खैर कोई बात, अट्रैक्टिव होती है, कभी भी रिपेल नहीं करती है, नहीं, बॉडी को अट्रैक्ट। जबकि मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों नेचर का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों नेचर का होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज भी अट्रैक्टिव नेचर। हाँ, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, और भी कुछ फोर्सेस हैं, सॉरी, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स का भी नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर न्यूक्लियर फोर्स होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका वीकेस्ट फोर्स हो जाएगा, नहीं, ये हो जाएगा आपका वीकेस्ट फोर्स। और इसे इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ये लगभग है, ऐसे किसी ने 41 रखा है, किसी ने 42, किसी ने 43 रखा है। आप ओवरऑल समझ रहे हैं ना कि डाटा क्या है। डाटा अगर आपको पूछेगा तो आप कैलकुलेशन आता है, ये कैलकुलेशन होमवर्क में हम आपको दे देंगे, कर लीजिएगा, ये या करवा देंगे। 40, 41 या 43 के पावर में आएगा। कब? अच्छा, सबसे पहले जब फोर्स बता रहे थे तब करवाए थे, 4 फंडामेंटल फोर्स के बारे में स्टार्टिंग में बताए थे आपको, जब फोर्स पढ़ा रहे थे 4 फंडामेंटल फोर्स, उसमें ये रिलेशन भी डिराइव करवाए थे आपको। खैर, वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर होता है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि आप इवन पेन से, प्लास्टिक मतलब कंघी से बाल को रब करिए और पेपर के पीस को अट्रैक्ट करिए, तो पेपर के पीस को अट्रैक्ट कर लेता है। कौन से फोर्स के साथ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। क्या उस पेपर के पीस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता होगा? लेकिन उसके बावजूद भी कंघी पेपर के पीस को अट्रैक्ट कर लेती है, मतलब वो ताकतवर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे कमजोर हो गया होगा, बिल्कुल होता ही है। क्लियर? तो वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर ये याद रखिए। यहां तक क्लियर? इस पे सवाल आया 2-3 बार डायरेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्या? इंडिपेंडेंट मीडियम, जैसे मान लो इन दोनों को अभी एयर में रखा गया, सुनो, r डिस्टेंस पे m1 m2 को एयर में रखा गया, फोर्स आया F, इनके बीच पानी भर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके बीच आप किसी भी टाइप का लिक्विड भर दीजिए, नहीं, इसी डिस्टेंस पे इसी मास को किसी भी मीडियम में इमर्स कर दिया गया। सवाल ये आया था, हम क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि मास वगैरह दे रखा था और उसको एक स्पेसिफिक डेंसिटी वाला लिक्विड में इमर्स कर दिया गया सिस्टम का, और पूछा गया कि बताइए रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, जितना पहले था। क्योंकि मीडियम पे कोई इफेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं करेगा। मीडियम से इंडिपेंडेंट होगा का मतलब समझ गए? नहीं, आप मान लीजिए 2 सिस्टम, 2 बॉडीज को एयर में रखे, इनके बीच फोर्स लग रहा है, आप चले गए उन दो को लेके पानी में, सिस्टम को, मास वही रहा, उनके बीच का डिस्टेंस भी वही रहेगा, तो उनके बीच लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स वही होंगे, चेंज नहीं होगा।
क्लियर? वेरी गुड। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, इसे समझ लो। सिग्निफिकेंट ओनली हैवी बॉडी, इसका क्या मतलब है? जैसे हमारे और आपके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। कितना? बहुत कम। आई बात समझ में? बहुत कम। नहीं बिलीव होता है तो आप 1 मीटर पे खुद को रख लीजिए, किसी से उस सामने वाले का मास ले लीजिए, आप खुद का मास ले लीजिए, जी का वैल्यू आपके पास, आपके लिए भी जी का वैल्यू वही होगा। कैलकुलेट कर लीजिए। एग्जांपल जैसे मान लो कोई कैलकुलेट करके बताओ, किसी का मान लो 50 केजी, किसी का मान लो 40 केजी, दोनों को मान लो 1 मीटर पे रख दिए, एफ निकालोगे ना, ये बहुत ही कम होगा, बहुत कम होगा। सिग्निफिकेंस मतलब समझ रहे हैं? ये थोड़ा फील करने वाला फोर्स नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइप का फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स लगेंगे, लेकिन ये फोर्स क्या होंगे? बहुत ही कम होंगे। इसीलिए ऐसा कहा गया कि सिग्निफिकेंस ओनली हैवियर बॉडी, जो भी हैवियरली बॉडी है उसके लिए ये अच्छे से दिखता है, कैलकुलेशन में डाटा अच्छे से वैल्यू बड़ा वाला दिखता है। क्लियर है? गुड। लॉन्ग रेंज फोर्स, यहां से सूरज तक भी लगती है, धरती और सूरज के बीच, स्टार सबके बीच लग रहा होता है, तो कितना लंबा लॉन्ग रेंज फोर्स हुआ ना, बहुत ही लॉन्ग रेंज फोर्स इसलिए कहा जाता है इसे। अब ये समझो वैलिड ओनली, ये लिमिटेशन में भी आ जाएगा, वैलिड ओनली पॉइंट मास। अब देखो पॉइंट मास का मतलब 1000 किलोग्राम का मास, 1 ग्राम किलो का मास, चलो 1000 किलोग्राम का मास और मान लो 10 ग्राम का मास, इसमें से पॉइंट मास कौन होगा? कह नहीं सकते। पॉइंट मास पे डिपेंड नहीं करता है, साइज पे डिपेंड करता है। बताए थे, याद है आपको काइनेमेटिक्स में पॉइंट मास, पार्टिकल और बॉडी के बारे में समझाए थे। पॉइंट मास जरूरी नहीं है कि हैवी या लाइटर हो, छोटा हो, मास में फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट मास मतलब मास बहुत कम नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी नहीं, इन्फिनिटी, हाँ ये भी कह सकते हो, इन्फिनिटी पे जो बॉडी होगी वो पॉइंट मास होगा। मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उस बॉडी का साइज नेग्लिजिबल होगा तो वो पॉइंट मास होगा। आई बात समझ में? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर वो बॉडी का साइज बहुत कम हुआ, जैसे मान लीजिए अर्थ सन, पॉइंट मास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस है ना उसके रिस्पेक्ट में उसका साइज बहुत ही कम है, इसलिए पॉइंट मास हुआ। आया ना वैलिड ओनली पॉइंट मास। तो जब हेवनली बॉडी होगी तो क्या होगा भाई? जितनी भी बड़ी बड़ी बॉडी है ना, सब पॉइंट मास है। अब पॉइंट मास का सेंटर लेना आसान है, क्योंकि जितने भी बॉडी है हेवनली बॉडी, देखो आप दूर से चांद को देखते हैं, क्या चांद गोल है? चांद सा मुखड़ा गोल गोल नहीं ना होता है, नहीं गोल है, सन गोल है, अर्थ गोल है नहीं, फिर भी गोल दिखता है, एकदम एक्यूरेट सर्कल जैसा दिखता है चांद, दिखता है नहीं दिखता है? चाहे वो गोल है नहीं, दूर से देख रहे हो ना, तो दूर से दिखी हुई चीजें आपको पॉइंट साइज की लगेगी या तो गोल गोल लगेगा। तो आप जितनी भी इरेगुलर टाइप की बॉडी है सबको गोल मान लीजिए, ऐसा ग्रेविटेशन में कहा गया है, गोल मान लीजिए और डिस्टेंस तब सेंटर से सेंटर लीजिए। समझ गए? मतलब अगर आपके और हमारे बीच डिस्टेंस लेना होगा तो हम दोनों को गोल गोल मान के और हमारे बीच का सेंटर लेना जाएगा। आई बात समझ में? इसीलिए कहा जाता है कि डिस्टेंस सेंटर सेंटर का मतलब समझ गए, क्योंकि बॉडी ही तुम्हारे पास सारी गोल है तो गोल बॉडी का सेंटर लेना आसान होगा। और सेंटर तो दिया रहता है, सेंटर टू सेंटर वाला डिस्टेंस, या आप फाइंड भी करेंगे तो वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा। बोलो कोई दिक्कत? इसमें सेंटर ऑफ मास का कोई कंसेप्ट नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। समझ गए बात को? ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? उस हिसाब से ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया। वैसे ज्योमेट्रिकल सेंटर एक्यूरेट तो नहीं होगा, ये एजुम्पशन है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट मास है ना बाबू, छोटा मास, उसका सेंटर से सेंटर ही डिस्टेंस होगा। क्लियर? और क्या रहेगा इसमें बताने को? हाँ ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सीधा सवाल पूछता है। हम 2-3 क्वेश्चन करवा, इस पॉइंट को पे 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, कंसेप्ट समझा रहे हैं, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा ना। देखो इस पे भी, जैसे इसको मीडियम इमर्स करके पूछते तुमसे फोर्स, फिर क्वेश्चन कराते, एक ही बात है, कंसेप्ट बता दिए, अब कुछ भी हो। देखो इसी तरह से ये वाला, इट इज टू बॉडी इंटरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू बॉडी इंटरेक्शन का क्या मतलब हुआ? सुनो, टू बॉडी इंटरेक्शन का मतलब होता है सर, दो बॉडी है M1 M2 मास का, एक तीसरी बॉडी है M3 मास, इसके बीच फोर्स लग रहा है F1, इसके बीच फोर्स लग रहा है मान लो F2, इसके बीच फोर्स लग रहा है F3। इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स इनके आने या नहीं आने से इफेक्ट नहीं होंगे, ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा।
आई बात समझ में? मतलब थर्ड बॉडी के प्रेजेंस से या उसके अब्सेंस से दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स प्रभावित नहीं होता है, अफेक्टेड नहीं होता है। आई बात समझ में? इसीलिए इसे कहा जाता है टू बॉडी इंटरेक्शन ओनली। ये सिर्फ दो बॉडी इंटरेक्शन है, थर्ड बॉडी की वजह से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, इनके बीच लगने वाले फोर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ क्यों? क्योंकि फोर्स में जी इसके आने या नहीं आने से जी बदला, इसके आने या नहीं आने से इसका मास बदला, इसका मास बदला, इनके बीच डिस्टेंस बदली नहीं, फिर फोर्स का है बदलेगा। आई बात समझ में? ये हो गया दो पार्टिकल इंटरेक्शन का मतलब। क्लियर है? एक्शन रिएक्शन पेयर। भाई एक्शन मतलब तुम हम पे जितना फोर्स लगाओगे हम तुम पे भी उतना ही फोर्स लगाएंगे। नहीं है बाबू? किस केस में? उस केस में जब अट्रैक्शन होगी, उससे ज्यादा हैप्पी हो तो उसे टेक कर सकता है। वो तो न्यूट्रल पॉइंट के बारे में तुम बता रहे हो कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, किसके करीब होगा, किससे दूर होगा। हम फोर्स के बारे में बता रहे हैं। डिस्टेंस कम होने से तुम्हें क्या होगा? फोर्स क्या होगा? एट एनी इंस्टेंट की बात कर रहे होते ना, जब दो पार्टिकल को किसी डिस्टेंस पे रखोगे है ना, उसके पीछे एक फोर्स लगेगा ना जिससे वो अट्रैक्ट कर रहा होगा। अच्छा तुम बोले कि सर जब फोर्स लग रहे तो खींच क्यों नहीं रहे हैं? फोर्स लग रहा है तो मान लेते हैं कोई तीसरा बड़ी उससे भी ज्यादा हैवी काम है, वो तो इसको खींच नहीं सकता दूसरा। हाँ तो खींचेगा ना, ना फोर्स नहीं चेंज होगा। तो पहले अच्छा ऐसा अगर हो तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो इनके बीच फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स लग रहा है मान लो F1, तुम कह रहे हो सर तीसरी बॉडी इसके बीच फोर्स लग रहा है F2, ये इसे खींचेगा तो मान लीजिए सर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा है ना, तो इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए अट्रैक्ट हुआ तो इसके बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया। तुम ये कह रहे हो डिस्टेंस चेंज हो गया, अट्रैक्ट होगा, ये सही है। अट्रैक्ट होने से उसकी तरफ नहीं ना जाएगा। भाई हम तुमको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स के साथ बंधे हैं, नहीं समझे? हम लोग ना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो अट्रैक्टिव फोर्स के साथ बंधे हैं, जहां है वहीं है। अर्थ और सन ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स के साथ बंधा है, ना अर्थ सन की तरफ जाएगा ना सन अर्थ की तरफ जाएगा। जब जाना था चला गया, जब यूनिवर्स बन रही थी बिग बैंग हुआ था, जिसको जहां जाना था चला गया। सारे फोर्स नेचर में बैलेंस बढ़े पड़े हैं, बैलेंस भरे पड़े हैं। तुम हमारे साथ तुम पे हम फोर्स लगा रहे, तुम पे भी तो कोई लगा रहा होगा, तो तुम वहीं हो जहां हो, नहीं तुम वहीं हो जहां तुम्हें रहना चाहिए। तो अट्रैक्टिव फोर्स के साथ बंधे हैं, मतलब हम तुमको बांध के रखे, खींच नहीं रहे, नहीं खींचने वाले फोर्स के साथ नहीं। जैसे एक होता है ना रस्सी को बांध के एकदम पकड़े हुए हैं, तुमको कोई और खींच रहा है और तुमको हम खींच रहे हैं, इसलिए तुम वहीं पे भरे पड़े हो। तो ये फोर्स अगर हम छोड़ देंगे तुम्हें कोई और खींच के लिए जाएगा ना, तो नेचर फोर्स का अट्रैक्टिव नहीं हुआ। हम बात यूनिवर्स की कर रहे हैं, बताओ यूनिवर्स में कहां से फोर्स अनबैलेंस है? यूनिवर्स में नहीं, और उसके अलावा दुनिया है। सारी चीजें तो यूनिवर्स में ही होनी है ना। मन में चलता है तो मन में हो सकता है, हाँ नहीं डजंट। आई बात समझ में? ये आएगा तब ना, ये उसकी तरफ जाएगा तब ना। ये फोर्स उतना लगाएगा, उतना फोर्स लगा के उसको खींच लेगा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं समझे बात को? और हाँ अगर खींचे भी ना, अगर खींचे भी हम लोग, जैसे मान लीजिए मान के ये चलते हैं कि सिर्फ ये पार्टिकल है, ग्रेविटेशन में ध्यान देना, ये दो पार्टिकल इंटरेक्शन है ना, तो आप ये बिल्कुल हमेशा मान के चलना कि ये दुनिया, मतलब हमारे पास तो ये लोग हैं, एक M1 और एक M2, तब क्या होगा? तब दोनों एक दूसरे की तरफ बिल्कुल जाएगा। उस वक्त उसका एक्सेलरेशन निकलेगा, उस वक्त उसकी वेलोसिटी निकलेगी, निकालेंगे हम, क्योंकि हमारे पास तो ये लोग हैं M1 M2, हम तुमको खींच रहे, तुम हमको खींच रहे, तुम भी मेरी तरफ आ रहे हो, हम भी तुम्हारी तरफ जा रहे हैं। तब आई बात समझ में? तो ये हो गया टू पार्टिकल इंटरेक्शन। और तीसरा एक्शन रिएक्शन, मतलब हम तुम पे फोर्स लगा रहे, तुम भी हम पे उतना ही फोर्स लगाओगे, ग्रेविटेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, अब ये करता है। और न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ है क्या सर? फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल, किसी भी टाइप का फोर्स, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, अगर फोर्स
दो पार्टिकल के बीच लग रहे होंगे और उनके बीच लगने वाले फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के बढ़ने पे इनवर्सली डिपेंड नहीं करता है? करता है, इसलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। आई बात समझ में? बोलो, कोई दिक्कत नहीं? मिटाए इसे। ये तो ही कुछ फोर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है। 2-3 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी इसमें आपके हो ही गए हैं। नहीं, 2 मिनट में जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, फिर कल के क्लास में आगे की बातों को कंटिन्यू करेंगे। थ्योरेटिकल बात आज होगी, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पार्ट पे चलेंगे। देखो, अब फैक्ट्स ऑन जी। ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यूनिवर्स में हर जगह इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई है और वो होता कितना है बाबू? 6.67 हाँ जी। जी का वैल्यू जो होता है 6.67 × 10⁻11 और यूनिट कौन बताएगा? पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक, और इसकी वैल्यू देखो, इसकी जो वैल्यू है ना वो कैलकुलेट की गई है। वैल्यू ऑफ जी वाज फर्स्ट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली है, डिटरमाइंड बाय कैवेंडिश यूजिंग द टॉर्सिनल बैलेंस से इसे कैलकुलेट की गई थी। एसआई यूनिट तो इसका याद हो ही गया आपको। एसआई यूनिट कैसे कैलकुलेट करता है बाबू? देखो, अगर भूल भी गए बोर्ड पे देखो पहले, जैसे देखो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जी का वैल्यू एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2 करेंगे। बताइए, एफ का वैल्यू न्यूटन, आर का मीटर स्क्वायर, केजी इंटू केजी स्क्वायर। तो वन इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसी तरह से इसका सीजीएस यूनिट बना सकते हैं और 1 न्यूटन और सीजीएस में डायन आपको पता है तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात जी की करें तो क्या जी बॉडी पे डिपेंड करेगी? बॉडी के ज्योमेट्रिकल साइज पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। किसके साइज पे ना होगी ना, इंडिपेंडेंट होगी, किसी पे नहीं डिपेंड करेगा, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए तो इसे कांस्टेंट भी कहते हैं। नहीं, लिख सकते हो अगला, द वैल्यू ऑफ जी does not depend upon the nature and size of the body, nature and the size of body। बॉडी के नेचर किस मटेरियल की बॉडी है, आयरन का है, लकड़ी की है, मिट्टी का है, या उसका साइज किस शेप का है, इससे कोई प्रभावित जी का वैल्यू नहीं होता है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, in which body is kept। किस मीडियम में बॉडी रखी गई है, इससे जी को कोई मतलब नहीं है, जी के वैल्यू को कोई मतलब नहीं है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका डायमेंशन काफी बार पूछा गया है। इसका डायमेंशन क्या होता है? देखो ना, आपको डायमेंशन याद है? नहीं, जी का डायमेंशन भाई 4 मीटर यूनिट क्या है इसका?
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी है, स्क्वायर है ना, न्यूटन का याद है एम ए, हाँ mLT माइनस 2 और m का L2 बाय m2, एक m से एक m कटो तो कुल मिला के m माइनस 1 L3 और t माइनस 2, ये डायमेंशन याद रखना है, छाप लीजिए। जी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको रखनी चाहिए। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू याद नहीं रखना है, बस देख लेना है ऐसा होता है। और ये वैल्यू ना सबसे पहले कैंडेविस साहब ने कैलकुलेट किया था यूजिंग टोरसियल बैलेंस। अब ये टोरसियल बैलेंस आपके सिलेबस में वैसे है नहीं, अगर पढ़ने का मन करे तो अलग से आप सर्च कर सकते हैं, या एससी वर्मा सर की किताब में ये लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एसआई यूनिट याद रखना ही है, क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड डायमेंशन आपको पूछा जाता है, या तो आप डायमेंशन याद रखिए या तो इसका एसआई है, और आसान है एसआई याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इस हिसाब से डायमेंशन इसका ये बन जाएगा। इसका वैल्यू बॉडी के किसी भी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगी, ना उसका साइज, ना उसका शेप, ना उसका मीडियम, किस मटेरियल की बॉडी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी को। और दूसरी बात, जी को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि उस मीडियम को उस पार्टिकल सिस्टम को किस मीडियम में रखा गया है। आई बात समझ में? L के पावर 3 तो है, अच्छा ये L, हाँ ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल हम लोग फिर अगले कंसेप्ट के साथ, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड बातें, कुछ क्वेश्चन होगा तो कराएंगे बढ़िया, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड बात करेंगे। धन्यवाद।